हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग आगे इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज का सेट नंबर 8। सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में 5000 MCQ नाम से। तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं या कभी भी देखना चाहें तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इस आईडी के माध्यम से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ जाइए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का भी और आने वाले सारे वीडियो का और इससे पहले जो अपलोड हो गया है उन सारे वीडियोज का भी PDF आपको मिल जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पर। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में पेन उठाकर शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण संभव है? ऐसे यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति है ये अपना दायां हाथ उठाया हुआ है, आईने में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपना बायां हाथ उठाया हुआ है। इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, इस प्रतिबिंब को बोलेंगे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। होगा क्या, बायां वाला दायां दिखेगा, दायां वाला बायां दिखेगा। अब बायां हाथ उठाएंगे तो मिरर में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो अपना दायां हाथ उठाएगा। अगर आप दायां उठाएंगे तो वो बायां उठाएगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या विशेषताएं हैं? हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। मैंने आपसे कहा है दर्पण के केस में प्रतिबिंब जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ देख लो, यहाँ वस्तु को रखा गया है, यह समतल दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वस्तु के साइज का ही होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो मान लीजिए अगर यहां से यहां डिस्टेंस अगर x मीटर है, दर्पण से इस वस्तु की दूरी अगर x मीटर है तो इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी भी x मीटर ही होगी। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब, यही है पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब, यानी कि लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। एक तो होता है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखेगा। यह है पार्श्व परिवर्तित, लैटरल इन्वर्टेड इमेज। लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं की भौतिक विशेषताएं होती है कि धातुएं जो होती है कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं हैं जो आप जानते हो द्रव अवस्था में होती है। कुछ धातुएं हैं जो कि ये सॉफ्ट होती है, चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये सारे जो धातुएं हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे जो है समूह संख्या 1 के धातुएं हैं। ये तीनों ही धातुएं जो है इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। और इन सब का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। पानी के घनत्व से कम होता है। पानी का घनत्व होता है कितना है? 1 ग्राम पर cc। इससे कम होता है इन तीनों का घनत्व। और ये सारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। एग्जाम में सोडियम के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आता है कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। अक्सर सोडियम ही ऑप्शन में मिलता है, लेकिन आप ये तीनों ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम आपको नहीं भूलना है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? यह है ब्रायोफाइलम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पत्ती के ये पत्तियों के जो किनारे हैं इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। इसी मार्जिन पे क्या होता है, देखो ऐसे बड उगती है, ऐसे बड उगती है। और यही बड क्या है, टूट करके जब ये बड थोड़ा मैच्योर हो जाएगी तो टूट करके ऐसे जमीन पर गिर जाएगी। और जब इस बड के लिए वातावरण अनुकूल होगा तब यही बड एक नया प्लांट बन जाएगा। ये किस प्रकार का प्रजनन है? यह है अलैंगिक प्रजनन। यह है आपका अलैंगिक प्रजनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इसको आप बर्डिंग के अंदर भी डाल सकते हो, वरना इसको जो है ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के अंदर हम लोग डालते हैं। कायिक प्रवर्धन के अंदर हम लोग डालते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जो पौधे के कायिक भाग होते हैं, जैसे कि तना है, जैसे कि जड़ है, जैसे कि लीफ है, ये सारे कायिक भाग होते हैं। तो जब इन सारे भागों से नया पौधा उग जाए तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो ये पत्तियों से नया पौधा उगेगा तो ये भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। बाकी आप इसको बडिंग में भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बड निकल रहे हैं,
तो बडिंग में भी डाल सकते हो आप। लेकिन अगर कायिक प्रवर्धन विकल्प में दिख जाए तो आप कायिक प्रवर्धन के साथ ही जाना। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा तो ये एक समूह है प्लांट किंगडम का। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो, अब ओम ने क्या कहा था कि जो विभवांतर है और जो विद्युत धारा है एक दूसरे के समानुपाती है। मतलब अगर हम करंट को बढ़ा देंगे विभवांतर बढ़ जाएगा, करंट को कम कर देंगे विभवांतर कम हो जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो है V बटे में I, ये जो है ये नियत रहेगा, ये नहीं बदलेगा। हम विभवांतर बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, विभवांतर कम करेंगे करंट कम हो जाएगा, या फिर इसके विपरीत बोल सकते हो आप। लेकिन ये जो रेशियो है V बटे में I का, ये नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अगर सवाल इतना होता कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तब हमारा आंसर क्या होता कि ये हो जाता प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि हम करंट बढ़ाते विभवांतर बढ़ जाता, जो V बटे में I है ये कांस्टेंट ही रहता, और इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता। लेकिन सवाल में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि विभवांतर स्थिर रखना है। अब ओम ने तो कहा कि करंट बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, लेकिन सवाल ने कहा कि नहीं विभवांतर को स्थिर रखना है। तब बताओ क्या होगा, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू में R। अब आप मुझे बताओ हमें क्या करना है कि करंट को बढ़ाना है, लेकिन हम चाहते हैं ये ना बढ़े। हम चाहते हैं कि करंट बढ़े लेकिन ये ना बढ़े, तो सीधी सी बात है जो प्रतिरोध है इसको कम करना होगा। अगर हम करंट बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएं तब तो ये बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं करंट बढ़ाएं लेकिन ये ना बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे प्रतिरोध कम हो जाता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखा होता विभवांतर के बारे में कि स्थिर रखना है, तब हमारा आंसर बी होता। क्योंकि यहाँ पर लिख दिया विभवांतर स्थिर रखना है, तब हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस, आवर्त सारणी के कौन से समूह में ये नोबल गैसेस आती हैं। ये है समूह संख्या 18। नोबल गैस बोल दो, अक्रिय गैस बोल दो, उत्कृष्ट गैस बोल दो। समूह संख्या 18 को ही हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ऑक्सीजन है। ये सारी जो है गैसेस स्टेट में ये कंफर्म है। इसको लेकर के अभी उतना क्लियर नहीं है कि ये कौन से स्टेट में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कौन से स्टेट में, इसको लेकर के उतना क्लियर नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हीलियम से लेकर के रेडॉन तक हम चलेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल नोबल गैस। अगर हम इसको हम काउंट करेंगे गैस में तो फिर 7। इन 6 में से क्या है, हीलियम के बाह्यतम कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है ही। तो हीलियम को छोड़कर पूछा है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर मान लो आपसे ये जो नोबल गैस है ये सारे जो हैं, जो 6 मैंने आपसे कहा, संयोजकता पूछ ले तो, वैलेंसी पूछ ले तो 0, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हीलियम के केस में, बाकी सबके केस में 8, संयोजकता 0, सारे के लिए 0। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मूकलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ये जो जीव है पुनर्जनन यानी कि रीजेनरेशन और बडिंग दोनों के द्वारा, दोनों मेथड से ये प्रजनन कर सकता है। ये कौन सा जीव है। पुनर्जनन में देखो प्लेनेरिया है, हाइड्रा है। मूकलन में देखो ईस्ट है, हाइड्रा है और ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम जो हम लोगों ने अभी देखा, इस ब्रायोफाइलम को आप कायिक प्रवर्धन में भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख लो हाइड्रा है, हाइड्रा हमारा आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में बहुविखंडन नहीं है, बहुविखंडन नहीं है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, ठीक है, बहुविखंडन। बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। अमीबा में द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है।
विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट है आपका विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। कूलम है आपका चार्ज का, आवेश का। एम्पियर है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। ओम है प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टेंस का। और इसी ओम में अगर मीटर लगा दें तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। यह है प्रतिरोध और यह है प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग दिखाते हैं रो से। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण के उपयोग देख लो कौन कौन से हैं। हमारा आंसर तो यहाँ पर अवतल दर्पण है। टॉर्च में इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, शेविंग दर्पण के रूप में। डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सौर भट्टी में, या फिर बोल देगा सोलर कुकर में। सोलर कुकर बोल दे या सौर भट्टी बोल दे, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन एक धातु और अधातु की तरह कार्य नहीं करता? कौन धातु और अधातु की तरह कार्य नहीं करता? अच्छा, जो धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। उपधातु बोलते हैं या फिर अर्ध धातु बोलते हैं, यानी कि मेटलॉइड। मेटलॉइड्स जो कि हमारे आवर्त सारणी में टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं। जो उपधातु होते हैं उनमें कुछ गुण होते हैं धातु के, कुछ गुण होते हैं अधातु के। कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। पोलोनियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। पोलैंड की रहने वाली थी वो मैडम मैरी क्यूरी, और उसी पोलैंड के नाम से पोलोनियम इसका नाम रखा गया है। रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, उनको दिया गया था नोबेल प्राइज इस खोज के लिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, आर्सेनिक तो है, बोरोन भी है, जर्मेनियम भी है, बिस्मथ हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मथ जो है हैवी मेटल है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो है हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्यों में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनमें है पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हमारे ये गले में है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के पीछे आपको मिलेगा 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड संख्या में 1 है, ये जो पैराथायराइड है ये 4 है। यह अवटु ग्रंथि, थायराइड को बोलते हैं अवटु ग्रंथि हिंदी में, और इसको बोलते हैं परा अवटु ग्रंथि आई थिंक। पिट्यूटरी संख्या में 1 है, हाइपोथैलेमस संख्या में 1 है, पीनियल संख्या में 1 है, थाइमस ग्लैंड ये भी संख्या में 1 है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो है इसका विघटन होने लगता है और धीरे धीरे बुढ़ापा आते तक ये गायब हो जाता है। और इसका काम होता है बीमारियों से बचाना, हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों से, इन्फेक्शन से बचाना। बुढ़ापा आने के बाद जो है लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके पीछे एक कारण यही है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। उसके बाद पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज, पूरा पैनक्रियाज जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, सिर्फ 1% जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, केवल वही, बाकी जो है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि संख्या में 2 है, दोनों किडनी के ऊपर। महिलाओं के अंदर 2 अंडाशय हैं और पुरुषों के अंदर अंडाशय नहीं, ये टेस्टिस है, वृषण है, जो कि संख्या में 2 है। तो ये सारे जो ग्रंथियों के नाम है ये आपको याद होने चाहिए। जो लीवर है, लीवर में बाइल बनता है, पित्तरस बनता है, और वो पित्तरस जाकर के संचित होता है अस्थायी रूप से पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। जो ये ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन सिक्रिएट करती है। पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाएगा? जिसे तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उसे संचित कर लिया जाता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम लोग मंड भी बोलते हैं। स्टार्च इंग्लिश वर्ड है, मंड हिंदी। तो एक बार इसको पढ़ लेना, हम लोग ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक और सह संयोजक यौगिक। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये उच्च होता है। यहाँ लिखा है कि कम होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे कि NaCl, बताओ क्या ये पानी में घुलनशील है? बिल्कुल घुलनशील है।
पानी में घुलनशील होते हैं। जो आपके कार्बनिक विलायक होते हैं, पेट्रोल, डीजल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे जो होते हैं उसमें अघुलनशील होते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब कुछ जो अंतर है आयनिक यौगिक और सह संयोजक यौगिक में। उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है, इधर निम्न गलनांक होता है, निम्न क्वथनांक होता है। विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो आयनिक यौगिक है अगर वो गलित अवस्था में है, जैसे आप नमक ले लो, सूखा नमक है, इससे करंट पास नहीं होगा, लेकिन पानी में डालकर घोल बना दो तो करंट जो है पास होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तरल अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, विद्युत का चालन करने के लिए आयंस चाहिए, जो कि मिल जाएगा सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। तो गलित अवस्था में विद्युत का चालन ये करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये कुचालक होते हैं। ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से, ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, भंगुर होते हैं, मतलब ज्यादा बल लगाओगे तो बुजरी बुजरी उड़ जाएगा। कमजोर बंध होता है इनमें। जल में विलय होते हैं, सामान्यतः जल में अविलय होता है। पेट्रोल केरोसिन में अविलय, पेट्रोल केरोसिन में विलय। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ आयनिक सह संयोजक यौगिक के। तो ये अंतर आप अच्छे से ध्यान में रखिए। 10 ओम के दो प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी में जोड़ा जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले कहा गया है कि 10 ओम के दो प्रतिरोध है जो कि समानांतर क्रम में है। तो हम बनाते हैं, दो प्रतिरोधक हमने ले लिया, ये समानांतर क्रम में है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और इन दोनों के साथ क्या है कि एक तीसरा भी है 10 ओम का, जो कि इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में है। ये तीसरा है 10 ओम का, जो कि श्रेणी क्रम में है। अब इसका समतुल्य पूछा है। ये दोनों क्या है? समानांतर क्रम में है। दो प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 10-10 का जो ये मिलेगा ना आपको समतुल्य, वो 5 मिलेगा। ये 10-10 5 ओम इसका समतुल्य, और ये है आपके पास 10 ओम। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो सीधी सी बात है, जोड़ दो। श्रेणी क्रम में है तो सिंपली जोड़ देना है। 5 और 10 15, 15 ओम हो जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह पर होने वाली घटना है? कौन सी एक सतह पर होने वाली घटना है? तो जो वाष्पीकरण है ये सतह पर होने वाली घटना है। वाष्पीकरण सतह पर होने वाली घटना है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? सतह क्षेत्र बढ़ाने से। इसीलिए हम लोग कपड़ा को फैला करके पसारते हैं सुखाने टाइम में। किसी भी चीज को सुखाना होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। क्यों? ताकि सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए, वाष्पीकरण बढ़ जाए और कपड़े का पानी जो है निकल जाए। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आर्द्रता में कमी से। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति। अगर आर्द्रता अधिक है, ह्यूमिडिटी अधिक है, मतलब ऑलरेडी वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादा है, वैसे केस में वायुमंडल नहीं चाहेगा कि हम और पानी ले भाप के रूप में। तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ती है जब ये कम होता है। वायु की गति में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। तो जब भी वाष्पीकरण होगा ना, उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा इनमें से किसके साथ वृद्धि होगी? अब देखो, गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान के साथ भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वस्तु वही है। अगर वही वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, लेकिन हमें फिर भी गतिज ऊर्जा बढ़ानी है, तो सीधी सी बात है गति हमको बढ़ानी होगी। तो गति के कारण बी हमारा राइट आंसर। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह है। जब सवाल में ही बोल रखा है कि लेंस है, तो ये दर्पण वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। अब जो एफ पी है हमारा, वो 1/f होता है अगर मीटर में लिखे तो। अगर हम f मीटर में डालते हैं तो 100/f होता है। अगर हम f सेंटीमीटर में डालें तो f यानी कि फोकल लेंथ। अब देखो, अगर हमारा f जो है ये पॉजिटिव हो जाए तो जो p है हमारा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो f है ये पॉजिटिव कब होता है? कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में, चाहे वो लेंस हो चाहे वो हो मिरर, यानी कि उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, f हमारा पॉजिटिव होता है।
तो लेंस अगर हमारा उत्तल होगा तो फोकल लेंथ जो है धनात्मक होगी, शक्ति भी धनात्मक हो जाएगी। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अवतल लेंस नहीं होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस सूत्र का ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। लेंस का आवर्धन सूत्र, आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, एच आई बट्टे में एच ओ। यह है वस्तु की दूरी बट्टे में प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु की दूरी। और लेंस की शक्ति के लिए ये फॉर्मूला है। लेंस की शक्ति हम लोग मापते हैं डायोप्टर में। जो चिन्ह फोकल लेंथ के लिए होगा वही चिन्ह शक्ति के लिए होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर कई सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु हैं। जल के 12 अणु जब आपस में विक्रिया करते हैं तो 1 अणु ग्लूकोज का, 6 अणु जल का और 6 ऑक्सीजन का। कभी कभी सवाल में केवल ये और ये, ऑप्शन में केवल ये और ये मिलता है, और कभी कभी क्या मिलता है, ये तीनों। तो यहाँ पर देखो क्या सब है, ग्लूकोज है, जल है, ऑक्सीजन है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी है, यानी केवल ये और ये। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम इसको आंसर टिक मारते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जल के साथ एक ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कभी कभी हमें बेस्ट के साथ जाना होता है, दो ऑप्शन सही होंगे लेकिन फिर भी उनमें जो बेस्ट होगा हमें उसे टिक मारना पड़ता है। इनमें से कौन नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस हम लोगों ने अभी देखा, ये सारे आपके नोबेल गैस है। हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण डैश है। जो ये एंगल बनाया जा रहा है ना, ये समतल दर्पण के साथ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक ये समतल दर्पण है, इस पर एक किरण आपतित होती है। जब ये आपतित होती है तो दर्पण के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, अभिलंब के साथ नहीं है, ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब है। तो ये 20 डिग्री है। अभिलंब जो है ये दर्पण पे, अभिलंब हम क्यों बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि ये दर्पण पे लंबवत होता है। मतलब ये टोटल जो एंगल है ये 90 डिग्री है, जिसमें कि ये 20 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। और परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और परावर्तन का जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, और ये हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। हमसे सवाल में क्या पूछा है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, यानी हमें ये टोटल एंगल बताना है। 70 और 70 140, बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, मेलिएबल है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है हम उसे पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। इनमें से कौन सी वो धातु है जिसे हम सबसे अधिक पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं? तो सबसे बढ़िया जो आघात वर्धनीय है या फिर सबसे ज्यादा जो तन्य है वो है सोना। सोना जिसका सिंबल होता है 79। गोल्ड, गोल्ड सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है और तन्य है। सिल्वर जो है ये सर्वश्रेष्ठ विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर गोल्ड नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर की पन्नी भी आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर जो लगाया जाता है। तो सिल्वर भी जो है ये अच्छा आघात वर्धनीय और तन्य धातु है, लेकिन सिल्वर से ज्यादा अच्छा कौन है, गोल्ड है। क्योंकि गोल्ड यहाँ पर नहीं है तो हम लोग सिल्वर को आंसर टिक देंगे। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जब एक बंदूक से बुलेट को फायर किया जाता है तो बंदूक ने बल लगाया इस पे, बुलेट पे, ये गन के द्वारा लगाया गया बल है। तो बुलेट भी क्या है कि बल लगाती है बंदूक पे पीछे की ओर। ये दोनों जो बल है ये बराबर होते हैं परिमाण में, यानी अगर बंदूक जो है इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया तो बुलेट भी जो है इस पर 5 न्यूटन का ही बल लगाती है। तो दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में तो विपरीत है भाई, एक इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर। तो एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो कि परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। यह है गति का तीसरा नियम, बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यानी कि पदार्थों के जो कण होते हैं वो रुके हुए होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। पदार्थ के कण या तो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं या फिर अपने स्थान पर कंपन करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। कंपन करते हैं ठोस के कण, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं द्रव और गैस के कण। तो ये तो गलत है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सही है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो दो पदार्थ जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान होता है उनके कणों के बीच।
पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। आकर्षण होता है, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण होता है, द्रव में उससे कम आकर्षण होता है, गैस में जो है बहुत ही कम आकर्षण होता है, लगभग नहीं के बराबर आकर्षण होता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोलेंगे कि गैस के कणों के बीच आकर्षण नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होगा? एक वस्तु, ये जमीन है और एक वस्तु मान लो इस ऊंचाई पे था, मैक्सिमम ऊंचाई है इसका ये, तो जब ये मैक्सिमम ऊंचाई पे था तो इसके पास जो ये स्थितिज ऊर्जा थी ये मैक्सिमम थी। मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने के बाद वस्तु जो है रुक जाती है। अगर वस्तु में गति ही नहीं है तो गतिज ऊर्जा 0। अब देखो जैसे जैसे ये वस्तु जमीन की तरफ आएगी, जैसे जैसे जमीन की तरफ आएगी तो जो स्थितिज ऊर्जा है ये बराबर होती है mgh। तो जैसे जैसे जमीन की ओर आएगी जो h है ये घटती चली जाएगी। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, g में कोई चेंज नहीं होगा, तो हाइट जो है, ऊंचाई जो है ये घटती चली जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है ये घटती चली जाएगी। जब वस्तु नीचे आएगी तो इसके पास गति आ जाएगी, और अधिकतम गति जो है ना, अधिकतम गति उस समय होती है जब वस्तु जमीन पर टकराने वाली होती है। अधिकतम गति है तो अभी आपने एक सवाल देखा था ना कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी, तो गति के साथ वृद्धि होगी। अगर गतिज ऊर्जा, अगर गति जो है अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जमीन से टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई जो है 0 हो जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वस्तु जमीन की तरफ आएगी स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। स्थितिज ऊर्जा घटते घटते जमीन से टकराने से पहले 0 और गतिज ऊर्जा जमीन से टकराने से पहले मैक्सिमम। तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बी हमारा आंसर। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है ये कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। हर पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा जो है ये आपको समान ही मिलेगा। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 30 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसी लड़के का भार होगा। तो चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा, चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा वो पृथ्वी की सतह पर जो भार है उसका 1/6 हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर भार 30 है तो इसका 1/6 यानी कि 5 न्यूटन हो जाएगा। जो द्रव्यमान होता है उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जो भार होता है इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इनमें से कौन सी एक ऐच्छिक कार्य नहीं है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन नहीं है। वॉलंटरी एक्शन ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य नहीं है। ऐच्छिक कार्य वो होती है जो आपकी इच्छा से होती है। ऐच्छिक कार्य वो होती है जो आपकी इच्छा से होती है। इनमें से कौन सा कार्य है जो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं या फिर जो नहीं कर सकते हैं? जो कर पाएंगे वो ऐच्छिक कार्य हो जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे वो अनैच्छिक कार्य हो जाएगा। तो दिल का धड़कना ये क्या आपसे पूछकर होता है? आपका इस पे कंट्रोल है? नहीं है। जो फेफड़े आपके काम कर रहे हैं, जो दिल आपका धड़क रहा है, जो किडनी अपना काम कर रही है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक कार्य है, अनैच्छिक क्रिया है। इस पे आपकी मर्जी नहीं है। मुट्ठी को बंद करना है कर लो, खोलना है खोल लो, आपकी मर्जी। कुर्सी को चलाना है, रखना है, तोड़ना है, फेंकना है, जलाना है, जो करना है वो करो, आपकी मर्जी। ऐच्छिक क्रिया है। एक वस्तु लेना, 2 वस्तु लेना, नहीं लेना, आपकी मर्जी है, ऐच्छिक कार्य है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के हमारा सेट नंबर 8 जो है समाप्त होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करके ही जाएं। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मारे। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 9 में। थैंक यू सो मच।